नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं शिखा माहेश्वरी और मेरे YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अलंकार के बारे में। जी हाँ, हिंदी का प्रमुख व्याकरण अलंकार एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट CBSE बोर्ड किस तरीके से अलंकार के प्रश्नों को बोर्ड एग्जाम्स में पूछ रही है MCQ फॉर्म में, उसके बारे में आज बात करेंगे। और अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के प्रकार क्या हैं, अलंकार की डेफिनेशंस और यहाँ तक कि आसानी से आप किस तरीके से पहचान सकते हैं कि जो उदाहरण दिया गया है या जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न में वो कौन सा अलंकार है। तो बोर्ड के एग्जाम्स में आपका समय बर्बाद ना हो और आप आसानी से चंद सेकंड्स में उस क्वेश्चन को हल कर सके और अपना समय बचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सके, इसके लिए कुछ आसानी से ट्रिक यहाँ पर बताए जाएंगे जिसके माध्यम से आप हिंदी की परीक्षा में CBSE बोर्ड में अलंकार के प्रश्नों को जल्दी से जल्दी हल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अलंकार की परिभाषा क्या है। अलंकार किन शब्दों के योग से बना है। योग अर्थात दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया एक शब्द। तो यहाँ पर हम देखेंगे अलंकार अलम और कृत यानी कार, अलम और कार या कृत, इन दो शब्दों को जोड़कर अलंकार शब्द बना है। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है भूषित करना, सजाना या सुंदर बनाना, और कृत यानी करने वाला। तो यहाँ पर जब हम इसकी डेफिनेशन को कंबाइन करते हैं इन शब्दों के माध्यम से, तो क्या आता है, अलंकृत करने वाला साधन ही अलंकार कहलाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। अलंकारोति इति अलंकारः। तो साथ ही हम देखेंगे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और उनके भेद के भी कितने उपभेद होते हैं। वैसे तो अलंकार कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जो CBSE बोर्ड 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए पूछता है, जो 9th स्टैंडर्ड का एग्जाम होता है और जो CBSE का मेन 10th का बोर्ड का एग्जाम होता है, उनमें जो अलंकार पूछे जाते हैं 9th और 10th के कंबाइन, वो ही हम यहाँ पर ले रहे हैं। ये ध्यान रखने योग्य है। तो यहाँ पर अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार मतलब जहाँ पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए काव्य में कि शब्द की वजह से जो उदाहरण दिया गया है या जो कविता दी गई है उसमें शब्दों की वजह से चमत्कार उत्पन्न होता हो। और अर्थालंकार मतलब जहां पर काव्य में अर्थ की वजह से चमत्कार उत्पन्न होता हो, या जो शब्द की वजह से सुंदर लगता हो, और सेकेंडली आप उसे कह सकते हैं कि दूसरा जो है वो जहां अर्थ की वजह से सुंदरता दिखती हो। तो इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम में परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं, तो आप परिभाषा केवल समझ के लीजिएगा। और यहाँ पर उनके प्रकार हैं। शब्दालंकार में है अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। वहीं अर्थालंकार में है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। साथ ही साथ आप ये भी देखते रहिएगा कि हमने कौन से शब्द को किस प्रकार से लिखा है, क्योंकि आपको एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से शब्द की संरचना कैसी रही है, और उसी प्रकार से आप उचित उत्तर और सही लिख कर आएंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो अब हम एक एक करके साथ ही साथ ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा अलंकार किस तरीके से पहचाना जा सकता है, कौन से अलंकार की क्या डेफिनेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला अलंकार हम यहाँ पर लेंगे अनुप्रास अलंकार। तो जहां पर एक ही वर्ण यानी अल्फाबेट, जहां पर एक ही वर्ण या अल्फाबेट बार बार रिपीट हो, हर शब्द का फर्स्ट अल्फाबेट रिपीट हो रहा हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने स्टार मार्क करके भी लिखा है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट अल्फाबेट रिपीट्स। तो ये आपको ध्यान में रहेगा। जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, आवृत्ति यानी रिपीटेशन, दोहराव, बार बार आना। अब इसके उदाहरण देखेंगे। तरुणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु छाए। अब यहाँ पर आप देखेंगे त त त त। तो कितनी बार तो आ गया यहाँ पर? 5 बार। तो यहाँ पर हर बार
फर्स्ट अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, मतलब पहला वर्ण जो है आपका उसका दोहराव हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब यहाँ पर सिर्फ त रिपीट हो रहा था, बट यहाँ पर आप देखेंगे र भी रिपीट हो रहा है और प भी 2 बार आया है। तो इस तरीके से अगर हमें इसका उत्तर बताना हो तो त शब्द की पुनरावृत्ति हुई है या आवृत्ति हुई है या रिपीटेशन हुआ है। वहीं जब हमें ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बताना है तो आएगा र शब्द की, र वर्ण की आवृत्ति हुई है और प वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं जहां पर फर्स्ट अल्फाबेट रिपीट हो रहा है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, फर्स्ट अल्फाबेट रिपीट्स, तो आपको याद रहेगा अनुप्रास अलंकार। अब देखेंगे हम यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहां काव्य में एक शब्द की पुनरावृत्ति हो पर अर्थ भिन्न हो, मतलब कोई एक शब्द या वर्ड रिपीट हो रहा है लेकिन उसका अर्थ या मीनिंग दोनों बार पूरी तरीके से अलग है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने स्टार मार्क करके लिखा है वन वर्ड रिपीट विद डिफरेंट मीनिंग। एक शब्द रिपीट हो रहा है बार बार और उसका हर बार मीनिंग अलग है। तो इसके उदाहरण कैसे हैं? काली घटा का घमंड घटा। आप देखेंगे यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों का शब्द अर्थ दोनों बार पूरी तरीके से अलग है। कैसे? पहली बार है घटा मतलब काले बादलों का झुंड, ठीक है, और दूसरा घटा का अर्थ है कम हो जाना, लेस होना, और यहाँ पर काले बादलों का झुंड है। और दूसरा उदाहरण देखेंगे हम, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अब यहाँ पर बेर यानी एक फ्रूट होता है, जो बेर का फल आप खाते हैं वो है, और दूसरा बेर यानी समय, टाइम है। कोई महिला है वो दिन में 3 बार बेर का फल खाती है। तो यहाँ पर फल और समय, इस प्रकार से यहाँ पर शब्द रिपीट हो रहा है पर उसका हर बार अर्थ पूर्णतया अलग है, डिफरेंट है। तीसरा है श्लेष अलंकार, जहां पर काव्य में कोई एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। मतलब कविता में कोई एक शब्द है वो एक ही बार आया है लेकिन उसका जो मीनिंग है वो बहुत अलग है, मोर देन वन मीनिंग्स उसके वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है वन वर्ड विथ मल्टीपल मीनिंग, एक शब्द जिसके अनेक अर्थ वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो उदाहरण है मेरी बव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। अब यहाँ पर ये है कि जब श्याम मतलब कृष्ण, उनकी दृष्टि पड़ती है किसी भी व्यक्ति पे, वस्तु पे, तो वो चीज कैसे परिवर्तित हो जाती है। अब हरित का मीनिंग यहाँ पर मल्टीपल वेज में आया है। पहला है जब श्याम की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, हर्षित हो जाता है, एक मीनिंग। दूसरा हर लेना, मतलब हमारी जो तकलीफें हैं उनको भगवान हर लेते हैं। और तीसरा है हरा रंग, ग्रीन कलर। तो यहाँ पर हरित शब्द जो है वो 3 मीनिंग्स के साथ यहाँ पर आया है। तो वन वर्ड विथ मल्टीपल मीनिंग्स। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, अनुप्रास में फर्स्ट अल्फाबेट रिपीट होता है, यमक में वन वर्ड रिपीट हो रहा है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है, ठीक है। और यहाँ पर श्लेष में वन वर्ड विथ मल्टीपल मीनिंग्स। तो इस प्रकार से इन तीनों अलंकारों को आप बहुत इजीली पहचान सकते हैं। जब आप किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से करें तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब सीबीएसई में एक बात बहुत अच्छी है कि वहां पर उपमा अलंकार को इजीली फाइंड आउट करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, कुछ पहचान के लिए अलग से शब्द दिए गए हैं। वो एक बार देख लेते हैं। तो वहां पर दिया गया है सा, सी, से, सम, सदृश, समान, ज्यो, आए। तो सीबीएसई ने जो शब्द दे रखे हैं सा, सी, से, सम, सदृश, समान, ज्यो, आए, तो अगर ये वाले शब्द
मार्क कर लीजिएगा, ये वाले शब्द अगर आपको दिए गए क्वेश्चन में है या दिए गए काव्य में है तो वो आपका स्ट्रेट अवे उपमा अलंकार में जाएगा। सीबीएसई का ये प्लस पॉइंट है कि उन्होंने आपको पहले से ही पहचान के लिए कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं, तो जब भी ये शब्द आएंगे तो वो आपका उपमा अलंकार में जाएगा। ये ध्यान रखने योग्य है। वह किसलई के से अंग वाला कहाँ है। आप देखेंगे से पहले यहाँ हमने डैश भी लगाया है, तो उसे रेड मार्क्स भी किया है, हमने अंडरलाइन किया है। वह किसलई के से अंग वाला कहाँ है, से शब्द आ गया यहाँ पर। और सेकंड है गंगा तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। अब यहाँ पर सम शब्द यहाँ पर आपका आ गया, तो इस तरीके से जहां पर भी ये कीवर्ड्स आपके आ जाए, पहचान के शब्द में से एक भी शब्द अगर आपके प्रश्न में है तो आपका उपमा अलंकार में जाएगा। तो इस तरीके से ये कीवर्ड्स को आपको बहुत ही ईमानदारी से, बहुत अच्छे से इसे याद कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में एमसीक्यू में ढूंढने में दिक्कत ना हो और आप आसानी से देख सके कि ये शब्द आए हैं, इट मीन्स ये मेरा डायरेक्ट उपमा अलंकार में जाएगा और आपका प्रश्न उत्तर सही हो जाएगा। अर्थालंकार में दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। जब गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्दों का अभाव होता है। मतलब अब इसका उदाहरण हम देखेंगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले लो। अब यहाँ पर एक छोटा बालक है, वो अपनी माँ से क्या कह रहा है, हे माँ मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पर चंद्रमा और खिलौना, इसमें उपमेय और उपमान का अभेद आरोप यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रूपक अलंकार है। अर्थालंकार में तीसरा अलंकार हम देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर सीबीएसई ने इसमें भी एक बहुत अच्छी बात कर रखी है कि उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर अगेन कीवर्ड्स दे रखे हैं, कुछ पहचान के शब्द दे रखे हैं। जैसा कि आपने देखा उपमा अलंकार में कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, पहचान के लिए शब्द दिए गए हैं, वैसे ही सीबीएसई ने उत्प्रेक्षा के लिए भी दे रखे हैं। वो शब्द है मानो, मनहु, जानो, जनहु, ज्यों, जनू, जैसे, मनु। तो इतने जो शब्द हैं पहचान के लिए, इन्हें आप एनी हाउ याद कर लीजिए। ये शब्द जहां भी आपको काव्य में दिखेंगे, आपके एग्जाम के क्वेश्चन में दिखेंगे, एमसीक्यू फॉर्म्स में जो क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, जहां भी आपको ये शब्द उसमें दिखे, तुरंत उसका आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार ही लिखकर आइए। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा। आप देखेंगे मानो शब्द आ गया यहाँ पर। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई। मनु शब्द आप देख लीजिए यहाँ पर आया है। तो ऐसे इसके अनेकों उदाहरण आप देख सकते हैं जहां पर ये शब्द पहचान वाले जितने शब्द हैं काव्य में आए हैं, पंक्ति में आए हैं, वो आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में जाएंगे। अब आपका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक लाइन का भी हो सकता है और इस तरीके से 2 लाइन का भी हो सकता है, या फिर दोनों लाइन एक तरीके से एक साथ लिखी गई होंगी। तो दोनों बार आपको उसको पढ़ना है अच्छे से, चाहे 1 लाइन का हो, चाहे 2 लाइन का हो, चाहे 2 लाइन एक साथ लिखी हुई हो। आपको उसे ध्यान से पढ़ना है और आपके कीवर्ड्स उसमें कहाँ पर आ रहे हैं वो ध्यान देना है। जरूरी नहीं है कि हर बार सेकेंड हाफ में ही उसका आपका शब्द हो, कभी कभी फर्स्ट हाफ में भी हो सकता है। तो आप देखिए कि ये शब्द कहाँ पर आ रहे हैं। मानो, मनहु, जानो, जनहु, ज्यों, जनू, जैसे, मन। ये शब्द जहां भी आएंगे वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अर्थालंकार में चौथा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। इट मीन्स जहां पर बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए
कि सामान्य परिस्थितियों में उसका होना हमें असंभव लगता हो, कि ये चीज जो हो चुकी है या जिसका वर्णन काव्य में किया गया है वो प्रेजेंट सिचुएशन में अभी इस वक्त उतना संभव हमें नहीं लग रहा है या नहीं हो सकता है। तो कैसा है उसका उदाहरण? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसौ पग धोए। मतलब श्री कृष्ण भगवान के पास जब सुदामा जी आए थे मिलने के लिए, तो सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण भगवान की आंखों से इतने आंसू बहे कि जो परात में पानी रखा गया था उसको छुआ भी नहीं, उसको हाथ भी नहीं लगाया, उनके अश्रुओं से ही सुदामा जी के पैर धुल गए। तो यहाँ पर ये चीज हमें बाकी परिस्थितियों में या वर्तमान समय में या सामान्य स्थितियों में आप देखें, नॉर्मल लाइफ में या नॉर्मल सिचुएशंस में अगर आप उसे देखें तो ये चीज हमें नॉर्मलाइज नहीं लगती है या ये नहीं हो सकती है। तो इसीलिए इसे हमने यहाँ पर क्या मार्क किया है? हाइपरबोल, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना और सामान्य स्थिति में असंभव लगे। तो ये चीज याद रखेंगे। तो हाइपरबोल वो हो गया आपका अतिशयोक्ति अलंकार। इसी का दूसरा उदाहरण देखेंगे। आगे नदियां बड़ी अपार, जो नदी है बहुत बड़ी है, विशाल है, घोड़ा कैसे उतरे पार। इस साइड घोड़ा है, उस पे राणा जी हैं, उनका चेतक घोड़ा है। जब तक वो सोच रहे थे कि इतनी बड़ी नदी को ये घोड़ा कैसे पार कर पाएगा, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। मतलब जब तक राणा जी सोचते तब तक तो घोड़ा नदी क्रॉस करके उस साइड चला भी गया। तो सामान्य स्थितियों में, नॉर्मल सिचुएशंस में ये चीजें हमारे लिए टोटली असंभव हैं। तो यहाँ पर ये जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार, हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, सामान्य स्थिति में उसका असंभव प्रतीत होना, मतलब नॉर्मल सिचुएशन में वो चीजें नहीं हो सकती है। तो वो आपका डायरेक्टली जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अब इसे आप कैसे पहचान सकते हैं? आपको पूरा उदाहरण पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, काव्य की जो पंक्ति दी गई है उसे पूरा पढ़ना है, उसमें जितने शब्द दिए गए हैं उसके ऊपर सोचना है कि क्या ऐसा वर्तमान में नॉर्मल सिचुएशन में क्या पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। जहां पर इम्पॉसिबिलिटी दिख रही हो वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। अर्थालंकार में पांचवा और अंतिम अलंकार यहाँ पर है मानवीकरण अलंकार, जहां जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप हो, अर्थात जड़ वस्तु या प्रकृति को जीवंत मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाए। मतलब कोई भी ऐसी चीज, बादल हो गए, प्रकृति हो गई, पेड़ हो गई, नदी हो गई, उसको कैसे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, उसको कैसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे कि कोई जीता जागता आदमी हो। तो यहाँ पर इसका उदाहरण देखेंगे, या फिर इसके लिए आप एक कीवर्ड आप लिख सकते हैं, ह्यूमन लाइफ से जो रिलेटेड आपको दिखाया जाए। मेघ आए बड़े बन ठन के। अब मेघ यहाँ पर बादल है, और बादल को कैसे बताया गया है? यहाँ पर मेघ का अर्थ क्या है? जैसे कोई शहरी मेहमान बहुत बन ठन के सवर के आता है। तो जो ये काले बादल आए हैं गांव में, बारिश के जो बादल आए हैं, वो मेघ कैसे आए हैं? बन ठन के आए हैं। जो काले बादल हैं, बारिश के बादल हैं, वो वाले मेघ बन ठन कर आए हैं। अब गांव में कोई व्यक्ति बन ठन के आता है तो उसे क्या कहा जाता है? कि शहरी बाबू आया है, शहर का कोई व्यक्ति आया है। या फिर इसका एक और मीनिंग बताया गया है कि जब घर में कोई दामाद आता है तो वो दामाद कैसा बन ठन के आता है। तो वो दोनों वे में यहाँ पर मेघ जो है, मेघ का जो काले मेघ जो आए हैं बारिश के, उसको किस रूप में यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया है, या उसका क्या एक और मीनिंग यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता हुआ कवि ने बताया है कि जो मेघ है वो शहरी व्यक्ति की, शहरी मेहमान के रूप में सज धज के आया है, या फिर कोई दामाद के रूप में सज धज कर आया है। तो वैसे हमें काले मेघ दिख रहे हैं।
तो सीबीएसई कैसे प्रश्न पूछ रहा है बोर्ड एग्जाम्स में, 10th के बोर्ड एग्जाम्स में अलंकार से संबंधित, वो एक बार यहाँ पे देख लेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि आप आसानी से इन प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। तो पहला है, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं अनुप्रास, यमक, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। अब आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये कैसे जाएगा। अतिशयोक्ति मतलब हाइपोबोल, कोई चीज इसमें ऐसी दिख रही है जिससे पता चले कि बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला गया है और वर्तमान समय में पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो नहीं इसमें शो हो रहा। दूसरा मानवीकरण, ह्यूमन से भी रिलेटेड नहीं है, मनुष्य से संबंधित नहीं है और जड़ चीजें भी नहीं इसमें शो हो रही हैं। यमक में आपको बताया गया था कि जहां पर एक शब्द रिपीट हो रहा हो उसका अर्थ अलग अलग हो, तो यमक भी यहाँ पर नहीं है। तो अनुप्रास कैसे होगा? अनुप्रास में क्या बताया था, जहां पर आपका फर्स्ट अल्फाबेट आपका रिपीट हो रहा हो वो आपका अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ पर न शब्द रिपीट हो रहा है, म शब्द रिपीट हो रहा है और काबे कैलाश में क वर्ण आपका या अल्फाबेट रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका अल्फाबेट रिपीट हुआ है तो ये आपका अनुप्रास अलंकार में जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, बरस रहा है रवि अनल, भूतल तवा सा जल रहा। अब यहाँ पर आप है कि गर्मी इतनी हो रही है कि जैसे जो जमीन है वो तवे के समान जल रही है। अब आप देखिए कि ये किस में जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको उपमा अलंकार में कुछ कीवर्ड्स दिए गए थे, सा, सी, से, सम, सदृश। आप देखिए सा शब्द यहाँ पर आया है तो इसलिए ये उपमा अलंकार है। यहाँ थर्ड है, जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों वृंत से झरकर कुसुम। उत्प्रेक्षा जाएगा। ये कैसे जाएगा? आपको उत्प्रेक्षा के कीवर्ड्स दिए गए थे, मानो, मनहु, जानो, जनहु, ज्यों, जनू, मनु, ये आपका ज्यों आ गया। तो इस तरीके से आप देखिए इधर अल्फाबेट रिपीट हुआ है, यहाँ सा आया है, यहाँ ज्यों आया है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप चंद सेकंड्स में अपना एग्जाम में अलंकार का एमसीक्यू सॉल्व करके आ सकते हैं। एमसीक्यू में अभी देखेंगे हम, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा पाए बौराय, वा खाए बौराय। बौराय यानी व्यक्ति का पागल हो जाना। अब यहाँ पे बौराय शब्द रिपीट हुआ है लेकिन अर्थ चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर कनक शब्द रिपीट हुआ है और इसका मीनिंग अलग है हर बार। तो पहला है आपका सोना मतलब गोल्ड, और दूसरा है आपका धतूरा मतलब व्यक्ति के पास ज्यादा गोल्ड हो जाए तो भी वो बौरा जाता है, पागल हो जाता है, और अगर वो धतूरा का सेवन कर ले, धतूरा खा ले तो भी वो पागल हो जाता है। तो यहाँ पर एक शब्द रिपीट हुआ प्लस उसके दोनों बार मीनिंग भी चेंज हो गए, तो वो हमारा किस में जाएगा? यमक अलंकार में। स्ट्रेट अवे वर्ड रिपीट विद डिफरेंट मीनिंग, ये आप लॉजिक लगाइएगा तो ये आपका तुरंत आप यमक अलंकार क्लिक कर दीजिए या यमक अलंकार लिख कर आइए। फिर है, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। अब ये थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, इसको आसान कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पर कोई शब्द ऐसा देखो जो रिपीट हो रहा है, नहीं है। कोई शब्द ऐसा है जिसके मल्टीपल मीनिंग्स आ रहे हैं, या फिर आप ये देखिए कि हमने जो सा, सी, से, सम, सदृश, ज्यों, जनू, मानो, मनहू, जनू, मनु, वो शब्द इसमें नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे। अब क्या इस हाइपरबोल भी नहीं है, अतिशयोक्ति कैसे नहीं है इसमें? क्योंकि ऐसी कोई पंक्ति इसमें या शब्द हमें नहीं दिख रहा है जो वर्तमान समय में हमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि वर्तमान समय में वो बढ़ा चढ़ाकर बोली गई है, या फिर ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि कोई जड़ पदार्थ को ह्यूमन से कनेक्टेड करके बताया गया है, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। तो ये क्या दिख रहा है इसमें हमें?
एक शब्द जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं वो है कलियां। तो एक शब्द विथ मल्टीपल मीनिंग्स हमारा जाएगा श्लेष अलंकार में। एक है फूल के खिलने से पहले की दशा और एक है यौवन की दशा। तो यहाँ पर कली शब्द के मीनिंग मल्टीपल्स हो गए, तो वो आपका जाएगा श्लेष अलंकार में। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि सीबीएसई बोर्ड किस तरीके से अलंकार के क्वेश्चन पूछता है 10th बोर्ड के एग्जाम्स में वो आपको क्लियर हुआ होगा। अलंकार को किस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, कंपैरेटिव स्टडी करते हुए आप उसको याद रख सकते हैं। डेफिनेशंस की यहाँ पर आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, सब आपको एमसीक्यू फॉर्म्स में आएंगे जैसा कि हमने आपको बताए हैं। तो वो चीज को याद रखिए कि कौन से शब्द के लिए, कौन से अलंकार के लिए पहचान के वर्ड्स दिए गए हैं, कीवर्ड्स दिए गए हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स दिए गए हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से के लिए हमने स्टार मार्क करके आपको रेड में अलग से बताया है कि इंग्लिश में इसे आप कैसे याद करके रख सकते हैं, उसके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से अलंकार कोई डिफिकल्ट ग्रामर नहीं है या हिंदी का कोई कठिन व्याकरण नहीं है। इस तरीके से आसानी से आप उसे याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने बोर्ड के एग्जाम्स में ये जो आपको अलंकार आने वाले हैं उन्हें आप आसानी से उन एमसीक्यूज को कर सकते हैं। चंद सेकंड्स में आप उनके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आपके परीक्षा के नजरिए से काफी आपको महत्वपूर्ण भी लग रही होगी और जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरी उम्मीद है आपसे कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके और जो क्लासमेट्स हैं वो भी इस तरीके से अलंकार को इजी वे में समझ सके और सॉल्व कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड कुछ न्यू ग्रामर ट्रिक्स के साथ, न्यू ग्रामर के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।